दोस्तों, जापान दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है और इसीलिए जापान में भूकंप की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जापान में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए है। हम उन वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें ये पता चल सके कि जापान आखिर क्यों इतने भयानक अर्थक्वेक्स झेलता है। जापान सालाना करीब 2000 भूकंपों का सामना करता है। हालांकि इनमें से कुछ ही भूकंप ऐसे होते हैं जो भारी नुकसान करते हैं। भूकंपों को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। इससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखा जाता है, जिसे 1935 में अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिचर और बेनो गुटेनबर्ग ने डेवलप किया था। 2020 में अकेले टोक्यो में 4 ऐसे अर्थक्वेक्स आए थे जो रिक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड या उससे ज्यादा के थे। 20 अर्थक्वेक्स 4 से 5 मैग्नीट्यूड के थे, 20 अर्थक्वेक्स 3 से 4 के और 12 माइनर अर्थक्वेक्स थे। ये अर्थक्वेक्स केवल टोक्यो के आसपास के हैं। रिसेंट वीक में भी सदर्न जापान में सीस्मिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी दिखी है। कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में टोक्यो को एक बेहद पावरफुल अर्थक्वेक हिट करने वाला है, जिसके कारण ननकाई ट्रफ के फटने का डर है। सरल भाषा में समझाएं तो जापान में पैसिफिक ओशन की ओर ननकाई ट्रफ एक 900 किलोमीटर लंबा रीजन है जहां सीस्मिक एक्टिविटी बड़ी मात्रा में होती है। खैर, कुछ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ये भी कहती हैं कि मार्च 2011 में नॉर्थ ईस्ट जापान में आए भयानक अर्थक्वेक जैसा कोई डिजास्टर नहीं आने वाला है। 2011 मार्च में आए इस अर्थक्वेक से सुनामी भी आई थी, जिसे द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक नाम दिया गया है। इसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 9 था। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट का मेल्टडाउन और 20,000 लोगों की डेथ का कारण ये अर्थक्वेक उन सैकड़ों भूकंपों में से एक है जिसने जापान को छुआ है। लेकिन इन सब अर्थक्वेक्स का कारण क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जापान एक आइलैंड कंट्री है, एक वेल्दी और प्रॉस्परस देश जिसने अक्सर अपने आप को जीरो से बनाया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हुए अटैक्स के बाद फिर से खड़ा होना हो या किसी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना हो, इस छोटे से देश ने काफी कुछ देखा है। लेकिन मदर नेचर तो इन सब बातों को नहीं देखती है। यहाँ अर्थक्वेक जियोग्राफी के कारण आते हैं। जापान सरकम पैसिफिक मोबाइल बेल्ट में लोकेटेड है, जहाँ कॉन्स्टेंटली सीस्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज देखी जाती हैं। ये देश पूरे प्लैनेट का केवल 0.25% लैंड कवर करता है, पर यहाँ पूरी दुनिया में आने वाले भूकंपों में से 18.5% भूकंप आते हैं। ये एक एक्सट्रीमली हाई नंबर है। इसी बेल्ट को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। जापान इसके अलोंग साइड ही लोकेटेड है। ये रिंग एक इमेजिनरी हॉर्सशू शेप्ड जोन है जो पैसिफिक जोन की रिम को फॉलो करता है। यहीं पर दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इस रिंग ऑफ फायर के अंदर मेनली 4 टेक्टोनिक प्लेट्स यानी विवर्तनिक प्लेटें मौजूद हैं। इनमें ईस्ट में पैसिफिक प्लेट, वेस्ट में फिलिपिन प्लेट, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ साइड में यूरेशियन प्लेट मौजूद है। जापान इन चारों प्लेट्स के जॉइंट पर लोकेटेड है। अब होता यह है कि पैसिफिक प्लेट और फिलिपिन प्लेट वेस्ट की तरफ बढ़ रही हैं और ये दोनों प्लेट्स बाकी दोनों प्लेट्स यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही हैं। यही मूवमेंट सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अर्थ दोस्तों मेनली 3 भागों में बांटी जाती है। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट, बीच में मौजूद लेयर को मेंटल और सबसे अंदरूनी जगह को कोर कहा जाता है। हम यहां बात कर रहे हैं अर्थ पर मौजूद प्लेट्स की। अर्थ की क्रस्ट गाइगेंटिक पीसेस में बटी हुई है जो ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है। ये प्लेट्स मूव करती ही रहती हैं। प्रेशर बिल्ड होता है और कई बार या तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण लावा बाहर आता है या जमीन पर भूकंप आता है, और यदि यही भूकंप समुद्र में हो तो सुनामी आती है। अर्थ में माइनर और मेजर कई प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स केवल 7 हैं: अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन। जापान इनमें से 4 के जंक्शन पर मौजूद है। साफ तौर पर मूवमेंट्स और कोलिजन के कारण जापान को ट्रेमर्स महसूस होते ही रहते हैं। प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या अंदर केवल यूं ही नहीं चली जाती हैं, साथ में ह्यूज रॉकी फॉर्मेशन, वाटर एक्सेट्रा लेकर जाती हैं। ऐसे में तरह तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि अर्थ की ओवरऑल हिस्ट्री में कॉन्टिनेंट्स कम से कम 3 बार पास आए हैं और दूर गए हैं। एक उदाहरण तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है। भारत के साथ साथ आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका
एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट है, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सुपर कॉन्टिनेंट 600 मिलियन ईयर्स पहले पूरा असेंबल्ड था, लेकिन प्लेट्स के ही मूवमेंट के कारण 180 मिलियन ईयर्स पहले इस कॉन्टिनेंट के टुकड़े हो गए। इस तरह धीरे धीरे प्रेजेंट डे ज्योग्राफी बनी है। प्लेट्स के मूवमेंट में हॉट रॉक ऊपर उठते हैं और ठंडे मैसिव रॉक्स सिंक होते हैं। इससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है और प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे खिसक जाती हैं। इसके अलावा मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी इन प्लेट्स पर दबाव डालता है और इन्हीं एक्टिविटीज के कारण ओशन के अंदर भूकंप आने से सुनामी आ जाती है। ये सुनामी इतनी भयानक हो सकती है कि अर्थ की ज्योग्राफी भी ऑल्टर हो जाती है। ऐसा ही 2011 में आई सुनामी में हुआ था। मार्च 11, 2011 को नॉर्थ ईस्टर्न जापान में सुनामी आई, जो दरअसल होन्शु के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में आए एक पावरफुल अर्थक्वेक का नतीजा थी। इसे ग्रेट तोहोकू अर्थक्वेक एक्सेट्रा भी कहा जाता है। इस सुनामी ने जापान के कई कोस्टल एरियाज को सबसे ज्यादा बर्बादी तोहोकू रीजन में देखी गई थी। यह अर्थक्वेक अब तक का जापान में आने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक के कारण पूरा का पूरा जापान नॉर्थ अमेरिका की तरफ करीब 2.4 मीटर शिफ्ट हो गया। यही नहीं, इस अर्थक्वेक से आई सुनामी ने जो बर्बादी की थी, उससे फुकुशिमा डाइइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में लेवल 7 इमरजेंसी सामने आई। यह इमरजेंसी चेरनोबिल जैसी मानी जाती है। दोस्तों, जापान के सेंडाई इलाकों में होलोसीन सीक्वेंस को एनालाइज करने पर मालूम होता है कि 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी ने इस रीजन को हिट किया था। इसके बाद 180 में एक बार और मैसिव अर्थक्वेक आया था। इसके बाद सानरिकू अर्थक्वेक देखा गया, जो 869 में आया था। ये तीनों सेंडाई एरिया में ही हुए इवेंट्स हैं, जो पिछले 3000 सालों में होते आए हैं। ये सिमिलर मैग्नीट्यूड और सिमिलर कंसिक्वेंसेस वाले अर्थक्वेक्स थे। इससे ये समझ आता है कि मैसिव अर्थक्वेक्स 800 से 1100 सालों के बीच इस रीजन को हिट करते रहे हैं। ये प्रेडिक्शन 2011 में सही साबित हुआ। 2011 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना स्ट्रांग था और सीस्मिक एक्टिविटी इतनी मजबूत थी कि इसका असर अंटार्कटिका तक देखा गया। अंटार्कटिका में एक मूविंग आइस रिवर है, जिसे विलियंस आइस स्ट्रीम कहते हैं। जापान अर्थक्वेक से इस स्ट्रीम का फ्लो तेज हो गया। इस सुनामी ने एक तरफ से जापान को हिट कर दिया, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में भी मैसिव वेव्स दूर तक गई थीं। ऐसे ही एक वेव 13,000 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में पहुंची, जिसने मैनहट्टन के साइज का एक आइसबर्ग सल्जबर्गर आइस शेल्फ तोड़ दिया। यही नहीं, अर्थ की एक्सिस पर भी इम्पैक्ट हुआ। इस अर्थक्वेक के बाद रिपोर्ट्स बताती हैं कि अर्थ की एक्सिस में 10 से 25 सेंटीमीटर का टिल्ट आया था। एक्सिस में आए इस टिल्ट ने हमारे दिनों को 2 माइक्रोसेकंड तक छोटा कर दिया था। जापान उन देशों में केवल एक देश है जहां अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। इसका केस अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ सीस्मिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होती है, पर ऐसा नहीं है कि यही एक जगह है जहां ऐसा होता है। रिंग ऑफ फायर एक बेल्ट है जो पैसिफिक ओशन में फैला हुआ है। ये इमेजिनरी बेल्ट उन देशों और रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है जहां अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं और अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन जैसे खतरे बने रहते हैं। इस बेल्ट में मेजरली 15 देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रशिया, पेरू, सोलोमन आइलैंड, मेक्सिको और अंटार्कटिका। ये रिंग पैसिफिक ओशन के एजेस पर ही है, जहां पूरी दुनिया में आने वाले भूकंपों में से 90% भूकंप और अर्थ पर ओवरऑल होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट में से 75% विस्फोट होते हैं। ये रिंग सर्कुलर नहीं है, पर करीब 40,000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 452 वोल्केनोज मौजूद हैं। साउथ अमेरिका की सदर्न टिप से नॉर्थ अमेरिका तक, बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए जापान, न्यूजीलैंड तक रिंग में काफी सीस्मिक एक्टिविटीज देखी जाती हैं और इसी कारण से जापान अर्थक्वेक्स और बाकी के भूकंपों को लेकर इतना सेंसिटिव है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।